नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा विकसित भारत। और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट आया है वो पहली बात तो क्यों लाया गया है, क्या है ये, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और हमें क्या अचीव करना है। अगर हमें विकसित भारत बनाना है इसका मतलब एक बात तो साफ है, अभी हम विकसित नहीं हैं तो अभी हम क्या होंगे, तो अभी हम विकासशील हैं। तो इन पहलुओं को समझना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब इसका बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ से इसका जो पॉइंट है वो ओरिजिन हुआ, क्या 2021 से, क्या 2022 से, ठीक है, फिर कब तक हमें इसे विकसित भारत बनाना है, ये सब चीज़ें समझनी है। तो स्टार्ट अगर हम इसको करें तो सबसे पहले तो अगर मैं इसका एक आपको छोटा सा इंट्रो दूँ तो उसके लिए ऐसा होगा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, मतलब 2047 में, हम 1947 में आज़ाद हुए, 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल पूरे करेगा तब हम एक ऐसा राष्ट्र बना सकेंगे, ऐसे राष्ट्र का निर्माण देखना चाहेंगे जो हर मायने में विकसित हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो सोशल मामले में हो, चाहे वो पॉलिटिकल मामले में हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल मामले में हो, चाहे वो कल्चरल मामले में हो, चाहे वो जोग्राफिकल मामले में हो, ठीक है। साथ ही साथ तकनीक में आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे और हर नागरिक के लिए समान अवसर वाला एक ऐसा समय लेके आएंगे जो सबको एक समान अवसर दे। और ये सिर्फ सरकार का मिशन नहीं है कि मतलब ये कोई सरकार विशेष का मिशन है, ठीक है, ये सब सरकार का मिशन नहीं है बल्कि हर भारतीय का दृष्टिकोण, उसका योगदान और उसकी जिम्मेदारी है। जैसे अभी आपको पता होगा कि 2025 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया तो उसमें फिर से इंदौर ने 8th टाइम टॉप कर लिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि क्या इसमें इंदौर का प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, और वहाँ के नागरिक भी जिम्मेदार होंगे ना, तब तो ऐसा बना वो दोनों की भागीदारी होगी 50-50%। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रशासन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये सिर्फ सरकार का मिशन नहीं है, ये लोगों का भी मिशन है। लोग इसमें भागीदारी लेंगे, लोग जब ऐसा बनना चाहेंगे तो अपने आप बन जाएंगे, ठीक। तो ये हमें विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अभी हमने ये देख रहे थे। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे बेसिकली जो समझने वाली चीज़ है कि क्या हुआ कि जब अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो 1920 के दशक में क्या चल रहा था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका था 1 अगस्त 1920 के आसपास में। तो उस समय में 1920 के दशक में हम अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे 2020 के दशक में जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, यहाँ पे तो हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आप को विकसित बनाने के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे एक आंदोलन जारी करेंगे हम ताकि हम विकसित बन सकें। तो 1920 के दशक में आज़ादी हेतु आंदोलन जारी था, वैसे ही 2020 के दशक में अमृत काल हेतु आंदोलन जो है, विकसित भारत के लिए आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। ये हमें यहाँ पे जाना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एम क्या है इसका, इसका विज़न क्या है, ये कुछ चीज़ें भी अगर हम समझें तो अगर हम देखें कि इसका एम क्या है तो आपको इसका एम मिलेगा, पहले इसका एम आपको मिलेगा कि मानव का विकास करना, ठीक है। दूसरा इसका एम आपको मिलेगा नवाचार, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसके बाद आपको तीसरा इसका मिलेगा पर्यावरणीय। देखो आप पर्यावरण को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप चाहे इकोनॉमी में कितना आगे चले जाए। पर्यावरणीय संवहनीयता, ये आपको इसका चौथा लक्ष्य मिलेगा। पांचवा आपको इसका लक्ष्य मिलेगा सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। अगला इसका लक्ष्य आपको मिलेगा, बस ये चार ही है मोटा मोटी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप इसका उद्देश्य देखने की कोशिश करें
तो इसके उद्देश्य में आपको मिलेगी सबसे पहली चीज़ें, आप देखिए 2 3 4 चीज़ें याद रखिए। एक तो जीडीपी याद रखिए, पर कैपिटा इनकम याद रखिए, और तीसरा याद रखिए जीवन प्रत्याशा, मतलब एक आदमी औसत कितना साल जीता है ऐसा। तो जीडीपी को हमें एक स्तर, ये 3 चीज़ें तो याद ही रखिएगा, बाकी सब भले आप भूल जाएं। तो हमें जीडीपी को, और ये सब क्या करना है, ये सब 2047 तक हासिल करना है। देखिए सरकार कितनी, मतलब जो ऊपर कैबिनेट में जो लोग बैठे होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो सोचिए 2021 में मोदी जी ने भाषण दिए लाल किले की प्राचीर से। 2022 से क्या हुआ, ये चालू हो गया कॉन्सेप्ट इसका, विकसित भारत का, अमृत काल का, ठीक है, क्योंकि तब 75 साल हो गए थे पूरे देश को। तो आप देखेंगे कि 75 वाला ही सीन चल रहा था पूरा। अब सोचिए यहाँ से फिर सरकार के पास कितने साल बचे हैं, लगभग 25 साल के आसपास बचे हैं। तो 25 साल का इसने टारगेट लिया। तो ऐसे ही अगर हम भी अपने लाइफ में 2.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का ऐसे टारगेट ले, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वो तो एक पूरे देश को आगे बढ़ाना है, तो उससे 25 साल का समय लगेगा। हम एक आदमी को बढ़ाने के लिए 2.5 साल, 2 साल, 3 साल उसमें काफ़ी नहीं है। ये हमें सोचना होगा कि अगर हम अभी भी घिसा रहे हैं, लगे हुए हैं फालतू में, ठीक है, फोकट के एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें एनालिसिस करना होगा, सोचना होगा। सरकार जाती ना वर्ल्ड बैंक से पूछती कि हम किस तरीके से काम करें, आईएमएफ से पूछती किस तरीके से काम करें। वैसे हमारे आसपास हज़ारों फेल और पास लोग पड़े हुए हैं, हम आराम से उनसे पूछ सकते हैं, और किसी फेलियर इंसान ने क्या क्या गलतियाँ करी वो ना करके किसी सक्सेसफुल इंसान ने क्या क्या अच्छा किया वो कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो हमें जीडीपी को क्या है, कितना पहुंचाना है, तो 2047 तक हम जीडीपी को करना है हमें 30 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। तो 30 ट्रिलियन डॉलर करना। अभी वर्तमान में कितनी है, अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रही है, मतलब 3 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो ये अभी इतनी है, तो 10 गुना बढ़ाना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम अभी $2392 है। तो इसको हमें कहाँ तक ले जाना है, $18,000 भाई साहब, ठीक है ना। $18,000 से लेकर के 20,000, ये के मतलब 1000 होता है, आप जानते होंगे। तो $18,000 से $20,000 तक जो है पर कैपिटा इनकम करनी है हमें, ठीक है। और क्या करना है, और इसके अलावा हमें जो जीवन प्रत्याशा है वो वर्तमान में जैसे देखा जाए तो 67 के आसपास है, तो हमें इसको 84 करना है। मतलब कि जीवन, एक सामान्य आदमी की जीवन प्रत्याशा 84 और 80 साल तक तो जिए ही जिए, ठीक है। मतलब जब ओवरऑल हम निकालें कि मतलब भाई इंसान, मतलब भारत में लोग एवरेज कितना जीते हैं, तो ये निकल गया है 84 साल जीते हैं। तो मतलब कई लोग ऐसे भी निकलेंगे जो 120 130 साल जिए, कई लोग ऐसे भी निकलेंगे जो 40 साल जिए। तो 84 हमें जीवन प्रत्याशा करनी है। ये 3 तो याद ही रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये है कि हमें जो युवा कौशल है इसको, देखिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। आपके पास कोई भी स्किल हो, चाहे आपका झूठ बोलने की स्किल हो, चाहे आपके पास मेहनत करने की स्किल हो, चाहे आपके पास दौड़ने की, भागने की, ये सब करने की स्किल है, तो अगर आप स्किलफुल पर्सन हैं तो आप जीवन में कभी गरीब नहीं रहेंगे। तो युवा कौशल बढ़ाना है। साथ ही साथ में क्या करना है हमें, जो रूरल और अर्बन जो एक गैप है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी गांव में आप एमएनसी या किसी गांव में आप आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो गैप खत्म हो जाएगा, नहीं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सिंचाई, पानी, हर घर में नल चालू करें तो पानी आ जाए, ये इतनी बेसिक फैसिलिटी जो शहरों में है वो इधर भी होनी चाहिए। साफ़ सफाई, स्वच्छता, ठीक है ना, इकोनॉमी के प्रॉपर साधन। ऐसा नहीं कि यहाँ टीसीएस इन्फोसिस आ जाएगी तो इसका उत्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो रूरल अर्बन गैप को ख़त्म करना है। इसके अलावा और क्या करना है, डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी बनानी है। अभी आप देख रहे होंगे इतना यूपीआई, भीम और इस सब का इस्तेमाल हम करते हैं। मतलब 2 रुपये पे करना हो तो हम मोबाइल से ही पे करते हैं। तो इस तरीके से और ऐसी चीज़ें हों कि हमें जैसे बैंक जाना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, हमें किसी भी कार्यालय में जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर से ही हमारा फ़ोन से काम हो जाए। चाहे जैसे आईआरसीटीसी की टिकट करते हैं आप, तो आप घर बैठे बैठे कर लेते हैं। जैसे आप सिलेंडर बुक करना तो घर बैठे बैठे कर लिए। इस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी बनानी है। फिर उसके बाद
मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना है, फोकस करना है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा हमें जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या करना है, आत्मनिर्भरता लानी है और इसको प्रमोट करना है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। अगर अभी हम 100 गीगावाट के आसपास, 150 गीगावाट के आसपास इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें अच्छे खासे लेवल पे करना है कि मतलब अगर हमारे देश में 100 गीगावाट एनर्जी बन रही है टोटल, तो 100 गीगावाट में से 50 गीगावाट तो हम कम से कम रीन्यूएबल एनर्जी से ही करें और घर घर में सोलर पैनल हो ताकि जो घर की बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो चीज़ पूरी हो जाए। तो ये एक मोटा माटी जो है हमारा एम है, उद्देश्य है किसका, विकसित भारत का। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं और चीज़ देखते हैं। तो इतना तो आप जिस्त है, इसको तो आप ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, इतना ही आप लिखाएंगे तो आपको 7-5 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए ये 2020 में गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को भाषण दे रहे हैं और असहयोग आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको बता रहे हैं कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है। ऐसे ही 2021 में मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है और हमें इस तरीके से यहाँ तक पहुँचना है। तो नीति आयोग ने इसका रोड मैप जारी कर दिया। ठीक है, नीति आयोग जानते हैं थिंक टैंक है, तो 2015 में 1 जनवरी को बना और ये 7 साल 15 साल, ठीक है, इस तरीके से क्या निकालता है, उसकी मतलब जो नीतियाँ होती हैं वैसी भी नीतियाँ बनाता है, 3 साल 7 साल 15 साल इस टाइप से रोड मैप्स देता है कि इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो ये होगा वो होगा। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, आपको पता है, इसके ऊपर लेक्चर बना रखा है मैंने, वो आप देख सकते हैं। तो नीति आयोग ने इसका रोड मैप बनाया। अच्छा, ये एम क्या है पीछे में बता दिया कि मेक इंडिया एडवांस्ड इन इनोवेशन, ये इंग्लिश में लिखा है, मेक इंडिया एडवांस इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच शो द मॉडल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर भी करना है, ये कीवर्ड याद रखिए। इसके अलावा हमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम करना है। 4 चीज़ें बताई थी, वो 4 चीज़ें यहाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें कि जो कुछ जो मैंने पीछे आपको स्ट्रेटजी वो बताई, उद्देश्य बताए, वही यहाँ पे हैं। तो उद्देश्य के 18 से 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय करनी है, ठीक है। 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करनी है। इसको ऐसे लिख दीजिए, 18 से 20,000 हो गया। फिर उसके बाद 30 ट्रिलियन डॉलर की हमें क्या करनी है, इकोनॉमी प्राप्त करनी है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और सुविधाओं का निर्माण करना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं शासन को बढ़ावा देना है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, जीवन प्रत्याशा को 84 वर्ष करना है। इसके अन्यत्र हमें और क्या ध्यान देना है, इसके अन्यत्र हमें रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। जो मैंने पीछे आपको उद्देश्य बताए थे ना, ये उसी चीज़ का है, बस ये स्लाइड है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करनी है हमें, युवाओं को कौशल देना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, ठीक है, और इसके अवसर पैदा करना है। देश में शीर्ष स्तर की 10 प्रयोगशालाओं निर्माण के लिए विदेशी अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ साझेदारी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे उद्देश्य हैं। अब हम वहाँ तक पहुँचना तो चाहते हैं, तो हम खुद के बारे में थोड़ा सा करंट सिनेरियो भी तो जान लें कि हमारा करंट सिनेरियो क्या है। तो अगर आप पाएंगे करंट सिनेरियो ये बोल रहा है कि जो हमारी नॉमिनल टर्म्स में विश्व की 5वीं, जबकि पीपीपी के संदर्भ में विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। वर्ष 2022 तक भारत के जीडीपी का आकार ब्रिटेन और फ्रांस के जीडीपी से बड़ा हो चुका था, ठीक है। अगर हम देखें 2022-23 के समय का ही चीज़ देखें तो यूएस की इकोनॉमी है 23 देखते हैं, 27.9 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की 17.7 ट्रिलियन डॉलर, जापान की 4.4 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की 3.7 ट्रिलियन डॉलर। अब जर्मनी और जापान की आप पॉपुलेशन देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के सामने तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 150 करोड़ ना, एक एक दो स्टेट कोई जोड़ दोगे तो उनकी पॉपुलेशन निकल के आएगी बस। तो ये स्थिति है। अब भविष्य की संभावनाएं क्या है, भविष्य की संभावनाएं ये है कि विभिन्न आकलनों के अनुसार 2030 तक भारत की जो जीडीपी है वो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी, ठीक है, 2030 तक। रेटिंग एजेंसी S&P जो है उसका कहना है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में
3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, जो 2030 तक 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म आया नॉमिनल जीडीपी, ये आपको जानना चाहिए। तो नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी तो सेम वही है जो जीडीपी होता है, पर नॉमिनल जीडीपी कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी बात इतनी है कि मान लीजिए 2024 जो पिछला चला गया, उसमें मान लेते हैं कि 100 कार प्रोड्यूस हुई, और 100 कार प्रोड्यूस हुई और प्रत्येक एक कार का रेट 10 रुपये था, तो 1000 रुपये की जीडीपी हुई। ठीक है, जीडीपी में 1000 रुपये ऐड हुआ। अब 2025 में मान लेते हैं कि 100 कारें प्रोड्यूस हुई और एक का रेट 15 रुपये था, तो 1500 रुपये हो गया। अब क्या इस एक साल में महंगाई नहीं बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। क्या कुछ घटोतरी नहीं होगी? बिल्कुल हुई होगी। लेकिन इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता, मतलब हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करते। आप 2020 में कमाते थे 100 रुपये, 2021 में आप कमाने लगे 110 रुपये, चीज़ें महंगी हो करके उतनी ही हो गई, आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो सैलरी जो 2020 में आपकी 100 रुपये थी और 2021 में आप जो 110 रुपये कमा रहे थे, अगर आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो हो सकता है 2021 की 110 रुपये सैलरी 2020 के 95 रुपये के बराबर हो। तो जो आप 2020 में 100 रुपये कमा रहे थे, तो 2021 में आप उससे 5 रुपये कम कमा रहे हैं, लेकिन आपको अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब यह है कि जो करंट प्राइस होता है उस पे हम जब चीज़ों को काउंट करते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और जब बेस प्राइस पे करना होता है तो उसमें हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, तब फिर इसका ये अमाउंट है ये बहुत घट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के परिणाम स्वरूप क्या होगा? जीडीपी उत्पाद का आकार बढ़ेगा और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एशिया क्षेत्र में नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपका जापान वगैरह सब आ जाते हैं, इंडोनेशिया वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, इस तरीके से अगर हमने अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया तो। अब ग्रोथ रेट अगर हम देखें, कुछ और देखें, तो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, ठीक है, सिनेरियो बिल्डिंग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, मतलब जो इंडिकेटर है कि जीडीपी करंट प्राइस पे कितनी रहेगी, पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइस कितनी रहेगी, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कितना होगा, इंपोर्ट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सेविंग्स कितनी होगी। तो अगर हम 2030 और 2047 इन दोनों को बस ध्यान दें, इतना याद तो रहेगा नहीं, तो तुलना करें अगर, तो 2030 में भारत की जो मतलब जीडीपी है करंट प्राइस पे, वो 609 ट्रिलियन होगी। मतलब यहाँ डॉलर नहीं बोला है, रुपए में बोला ना, 609 ट्रिलियन रुपीज़ होगी, जो कि 2047 में 3604 ट्रिलियन रुपीज़ होगी। इसको डॉलर में करेंगे तो ये 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 3604 से। ठीक है ना, मान लीजिए कि डॉलर का रेट उस समय 100 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएंगे और भी कम हो जाएगा। पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी? 4,02,008 2030 में क्या होगी? पर कैपिटा जीडीपी होगी, तो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा 2047 में 21,84,812 जो है ये पर कैपिटा जीडीपी हो जाएगी करंट प्राइस में। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट तो 1.58 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे 2030 तक में, वहीं 2047 तक में 8.67 ट्रिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे यूनिट्स दिया है ना, यहाँ मैंने रुपए में बताया, यहाँ पे हमें डॉलर में बताना है। इसके अलावा हम इंपोर्ट, देखिए 2047 में भी हम इंपोर्ट ही कर रहे होंगे, मतलब 0.30 ट्रिलियन डॉलर तो इंपोर्ट ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो 1.88 ट्रिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, और 12 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट हम 2047 में कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट 195.5 ट्रिलियन रुपीज़, वो 195 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इसका हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और वहीं 2047 में 1273.40 ट्रिलियन रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। सेविंग हमारी कितनी होगी? 207.8 ट्रिलियन रुपीज़ सेविंग होगी। 2047 में 1339.70 ट्रिलियन रुपीज़ हम सेविंग कर रहे होंगे। तो ये आपको अगर याद रखना है तो रखिए, वरना कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। अब जब हमने चीज़ देख ली तो अब बजट आया। अब जब बजट आया 2024-25 का,
तो 2024 मतलब 2024-25 का बजट कब आया होगा? 2024 मतलब 2024 25 है ये, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए आया होगा। तो 2024 का बजट है ये। तो 2024 के बजट में कुछ प्रायोरिटी दी गई। तो अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो ये हमें प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या क्या? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो सब नीति आयोग ने जो जो थिंक टैंक है सरकार का, उसने जो रोड मैप दिया था कि हमें लक्ष्य क्या करना है, उद्देश्य क्या करना है। अगर सिर्फ आपके पास ये आए कि विकसित भारत के बारे में बताइए, तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो सब आपको बता देना है। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे ऐड ऑन होगा कि बजट में क्या बोला गया है। तो बजट में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं ताकि हम विकसित भारत बना पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो आप इन दोनों को सम अप करके एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ विकसित भारत पूछेगा तो हमें, जो मैंने आपको शुरू में विकसित भारत का इंट्रो दिया, उसके अलावा जो मैंने लक्ष्य बताया, उद्देश्य बताया, उन चीज़ों को फॉलो करना है। और इसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि बजट 2025 में 9 प्रायोरिटी बताई गई, उसके बारे में। तो अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें कि बजट प्रायोरिटीज़ क्या है, 2024 के बजट में क्या बोला गया विकसित भारत को लेकर के। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये सब बोला गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको और उसको हिंदी में आसान भाषा में समझा देता हूँ। प्राथमिकताएं, तो क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? पहली प्राथमिकता ये होगी कि कृषि में हमें क्या करना है। टोटल 9 प्राथमिकता है। तो कृषि में हमें उत्पादकता और संवहनीयता लानी है या अनुकूलनीयता लानी है। अनुकूलनीयता का मतलब ये है कि भाई आगे चल के भी गर्मी और बढ़ेगी, बरसात और अजीब तरीके से होगी, ठंड अजीब तरीके से पड़ेगी, तो वो जो सीड्स हैं, जो हमारा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वो उनको झेल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो उसको, उसके प्रति रिजिलियंस ना हो और उसको बर्दाश्त ना कर पाए और प्रोडक्शन ख़राब हो जाए। फिर अगला, रोजगार एंड कौशल प्रशिक्षण। ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होगा समावेशी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सामाजिक न्याय। ठीक है। इसके अलावा चौथा क्या होगा? विनिर्माण और सेवा। ठीक है, 1 2 3 4। अब पांचवा क्या होगा? पांचवा में शहरी विकास करना है। ठीक है। छठवा क्या करना है हमें? ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है। सातवां क्या करना है हमें? अवसंरचना निर्माण, जिसमें आपका सड़क, वायु, जल, रेलवे सब शामिल हो जाएगा। इसके बाद और क्या करना है? तो इनोवेशन करना है, मतलब नव प्रवर्तन करना है, और R&D करना है। अभी हम GDP का 0.64% क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, जिसको और बढ़ाना है। इसके अलावा हमें अगली पीढ़ी के सुधार करने हैं। अगली पीढ़ी को नहीं सुधारना, अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, वो आगे आएगा। अब एक चीज़ और थी कि जो विकसित भारत 2024-25 का कॉन्सेप्ट आया था बजट में, जब आया था, तो इसमें ये प्राथमिकताएं तो हो गई, 9 प्राथमिकताएं, ये तो आपको याद ही रखना है। क्या क्या है कृषि में? देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, उसको ऐसे याद रखिए कि देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर को उसने ऐड कर लिया। दूसरा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हो गया, तो 2 चीज़ें ये हो गई। इसके अलावा ऊर्जा कहीं नहीं जाएगा, हमेशा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमेशा रहेगा। तो 4 चीज़ें तो आप याद हो ही गई। फिर शहरी विकास भी करना है। ठीक है। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय हर जगह आपको देखने को मिलता है, रोजगार और कौशल भी देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और थी कि इस बजट में उसने बोला कि भारत में जो है 4 प्रमुख जातियाँ हैं, मतलब ऐसे देखिए 4 वर्ण बोलते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 प्रमुख जातियाँ हैं भारत में, उसके बारे में वित्त मंत्री ने बोला। अभी 4 प्रमुख जातियाँ कौन सी हैं? ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ भाई, ऐसी कौन सी कास्ट है, लेकिन वो बेसिक चीज़ है। जैसे गरीब हो गया, सबसे निम्न जात तो गरीब होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा महिलाएं हो गया, तीसरा युवा हो गया, और चौथा कौन हो गया आपका? अन्नदाता, किसान जो है। ये 4 जातियाँ हैं। तो भाई जैसे आप मान लीजिए आप इसमें आ रहे हैं, ठीक है, अपन इसमें भी आ रहे होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और कुछ हमारे बीच में जो होंगे वो तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें आ गए, तो 3 तो इसमें आ ही रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता जो है, देखिए आप स्वयं को देखिएगा, आप गरीब हैं, एक जात तो ही हो गया, दूसरा युवा हैं, ठीक है, और तीसरा जैसे कुछ देवी देवियाँ भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो भी इसमें शामिल हैं, तो 3 तो ये हो ही गए, ठीक है। और अन्नदाता किसान तो आप खाना पीना दिन की वजह से आपको मिल रहा है, तो 4 प्रमुख कास्ट हो गई। अब प्रायोरिटीज़ मैंने आपको पीछे बता दी है, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस हैं कि मतलब भाई हम ये हासिल तो करना, अच्छा उन प्रायोरिटीज़ के अंदर अभी अपन घुसेंगे, इन डेप्थ में जाएंगे कि किस प्रायोरिटी के अंदर अभी क्या क्या चीज़ें हैं, पर कुछ चैलेंजेस हैं कि मतलब भाई हम विकसित भारत तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपको बनना है, आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है या किसी भी स्टेट पीएससी को क्रैक करना है। अब आप बनना चाह रहे हैं एसडीएम, डीएसपी, ये तो बनना चाह, दैट इज़ यू वांट कि मैं ये बनना चाहता हूँ आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आई वांट टू अचीव दिस, ठीक है भाई, ये आप चाह रहे हैं। बट आप कर क्या रहे हैं कि आपके पास 24 घंटे, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? क्या आप 18 घंटे सो रहे हैं और 6 घंटे पढ़ रहे हैं, या आप 6 घंटे सो रहे हैं 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट डू यू वांट, अगर इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे क्या कर रहे हैं, डूइंग डूइंग मतलब, ठीक है, एंड वांट्स, अगर इसमें इतना बड़ा गैप है और इसमें इतना बड़ा गैप है, तो इतना छोटा, इतना बड़ा गैप है, तो ये तो कभी हासिल नहीं कराएगा, इससे ज़रूर हो जाएगा। तो चैलेंजेस है ना, तो कुछ चैलेंजेस होंगे कि भाई जैसे आप मोबाइल एडिक्टेड होंगे, पॉर्न एडिक्टेड होंगे, या फिर आप आलसी होंगे, ठीक है, और इन डिसिप्लिन में नहीं होंगे, और वेरियस चीज़ें हैं। तो ये सब चैलेंजेस आपके जीवन में है, आपके सामने। तो ऐसे ही आप जैसे देश के सामने कुछ चैलेंजेस होंगे, तो क्या चैलेंजेस है? जॉबलेस ग्रोथ, मतलब हमारी जीडीपी हर साल 8%, 7%, 6% तो बढ़ती जा रही है, मतलब 100 रुपये पिछले साल था तो 108 हो गया, 107 हो गया, पर भाई पीएलएफएस के आंकड़े के अनुसार 8% के आसपास इन्फ्लेशन हो रही है, तो जॉब तो है ही नहीं, तो बिना जॉब की ग्रोथ हो रही है, तो देश तो अमीर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे लोग जो देश के अंदर के जो लोग हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है, खर्च कहाँ से होगा? तब तो फिर आप अमीर देश में रह के गरीब गरीब इंसान जैसे बन के रहेंगे। तो जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। दूसरा पॉवर्टी, एजुकेशन और स्किल का गैप है, आप गरीब हैं, ठीक है, अशिक्षित, शिक्षा नहीं है आपके पास, और स्किल नहीं है आपके पास, ये कितना बड़ा गैप है। जैसे कई लोग ऐसे इंजीनियर हैं पर उनसे पंखा खोलते नहीं आ रहा है, उनको ये पार्ट्स के नाम नहीं पता है कि इसको बेरिंग बोलते हैं, इसको कंडक्टर बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता उनको, ठीक है। तो गरीबी की वजह से वो उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसके पास शिक्षा उसके पास स्किल नहीं है, तो एक बहुत बड़ा गैप है। ये आप ध्यान रखिए कि किसी इंसान को बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। तो ये जो गैप है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ जॉब जनरेशन है, या हमारे यहाँ जो किसी चीज़ का निर्माण है, वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मतलब हम मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर स्किल प्रोवाइडेड होता, स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई साहब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जॉब लगा लो जॉब लगा लो, उसकी जगह हमें लर्निंग सिखाई जाती, मतलब लर्निंग सिखाई जाती बजाय इस रीडिंग के, राइटिंग के और रटाने की जगह में लर्निंग सिखाई जाती, तो बहुत अच्छा होता। तो एक स्किल गैप है। अब स्किल गैप होने की वजह से क्या होता है? सिंपल सी बात है, स्किल गैप रहेगा आपके पास तो आप गरीब ही रह जाएंगे, स्किल नहीं रहेगा आपके पास
तो आप एक ढर्रे पे चलेंगे, फिर या तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या तो आप मज़दूरी करेंगे। फिर हाई पब्लिक डेब्ट, मतलब सरकार का बहुत कर्ज है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, IMF से ले रखा है, ADB से ले रखा है, इसके अलावा कई देशों से ले रखा है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक डेब्ट भी है। फिर इनकम इनक्वालिटी है, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है 10% लोगों के पास 40% संपत्ति है, 22% लोगों के पास 60% संपत्ति है। तो भाई इतनी बड़ी जो आय असमानता है, बगल वाला फॉर्चूनर पे फॉर्चूनर लिए जा रहा है, लेजेंडर लिए जा रहा है, ठीक है, और ये बेचारा अल्टो से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस तरीके की इनकम इनक्वालिटी है। फिर अर्बन रूरल इनक्वालिटी है, ठीक है। आप शहर में जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5 स्टार होटल तो छोड़ दिए, 7 स्टार हॉस्पिटल्स हो रखे हैं, ठीक है, और अच्छे खासे उनके बिल बन रहे हैं, अच्छी खासी रोड है, सब कुछ है, एजुकेशन है, कॉलेज है, स्कूल है, साफ़ सफाई है, मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, सब कुछ है। पर रूरल लेवल पे क्या है, सड़क नहीं है अच्छे से, बरसात में जाने लायक रास्ता नहीं रहता है, इसके अलावा बेसिक फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो डॉक्टर के पास, इसलिए वो डॉक्टर के पास 2 रीज़न है, मतलब एक तो ऑर्थोडॉक्सिटी है, उसकी वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, और दूसरा ये भी है कि डॉक्टर भी नहीं है कई जगहों पे, तो ये भी एक समस्या है। तो ये हो गया, स्कूल का गैप है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाने नहीं आता है, ये सब चीज़ें हैं। तो अर्बन रूरल असमानता इतनी बड़ी, इसका रीजनल इम्बैलेंस है। मतलब आप देखिए, कहाँ पंजाब में ये बड़े बड़े हेक्टेयर जो खेत हो रखे हैं, प्रति हेक्टेयर खेती कितनी बढ़िया होती है, यहाँ आप दूसरी जगह चले जाइए, ठीक है, मध्य प्रदेश में आ जाइए, बिहार में चले जाइए, इसके अलावा आप देखिए कि जो साउथ के स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो, तो आप उनमें देखिए कितना अच्छा डेवलपमेंट है, वहाँ की एजुकेशन कितनी बेहतर है। आप बिहार में देखिए 63% है, केरला में देखिए 90+% है। उसके अलावा आप देखिए कि जो डेवलपमेंट है उधर का कितना बड़ा गैप है। अभी आप देखेंगे कि हर बार, कई बरसात में पूरे वीडियो उठा के देखिए, यूपी का, बिहार का, किसी का भी देखिए उठा के आप, आपको उसमें सड़कें टूटी फूटी, मतलब 2 दिन की, एक दिन बारिश हुई और सड़क बह गई, मतलब सड़क ही बह जा रही है, सड़क में गाड़ी नहीं चल रही है, सड़क जो है पानी में चल रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अब आप देखिए इस साल जैसे गर्मी का जो मौसम था उसमें गर्मी नहीं पड़ी, जब बरसात आया तो गर्मी में बरसात हुई और बरसात में गर्मी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें एकदम से नहीं पता चल रही, लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको दिख रही है। फिर उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह पे बिजली पानी सड़क नहीं है, बहुत सी जगह पे आप चले जाइए तो बिजली पानी सड़क नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कि कैपिटल नहीं मिलता है आसानी से, अगर आपको कोई स्किल है और आपको स्टार्टअप खोलना है, तो मतलब आपसे इतनी चीज़ों की डिमांड कर ली जाएगी कि आपको लगेगा कि भाई ये सब मेरे पास होता तो हमारे पास आता ही नहीं। तो सब चुनौतियाँ हैं, और इन सब चुनौतियों को ही पार पाना पड़ेगा, तब जाके हमें विकसित भारत जो है हासिल होगा। और अगर हम इसका वे फॉरवर्ड बताएं, तो इसके वे फॉरवर्ड में ये सब हम लिख सकते हैं कि अगर हमें एक, जब हम 2022 में जो प्रण स्टार्ट हुआ और 2047 में जब 25 साल हो जाएंगे और देश की आज़ादी को टोटल 100 साल हो जाएंगे, तो तब हम एक समृद्ध भारत, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत और अमृत काल में प्रवेश कर पाएंगे, और तमाम जो SDG गोल हैं उन सबको हासिल कर पाएंगे। वो तो 2030 तक में हासिल करना है, पर उन पे और अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, तो एक वे फॉरवर्ड में ये आ जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पे आपको यही जो बजट था हमारा 2024-25 का, तो इसमें जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 4 जातियाँ बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो जिसमें एक गरीब हो गया, अन्नदाता हो गया, युवा हो गया और महिलाएं हो गई। तो यही यहाँ पे अब स्लाइड चलेगी। तो अब इस स्लाइड में जो 9 प्रायोरिटीज़ थी ना, उसको हमें खोल के रखना है। और मुख्य विषय क्या था बजट का? एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, MSME और मिडिल क्लास, ये 4 मुख्य विषय थे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था, 9 प्रायोरिटी बताई थी आपको मैंने, जिसमें कि आपको मैंने पहली प्रायोरिटी बताई थी कि क्या, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, तो ये पहला है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, दूसरा ये है। तीसरा मैंने आपको बताया था समावेशी HRD, मतलब मानव संसाधन विकास और सोशल जस्टिस, यहाँ पे ये है।
फिर चौथा मैंने आपको बताया था विनिर्माण और सेवाएं, चौथा ये है। पाँचवां मैंने आपको शहरी विकास बताया था, वो ये है। छठवां ऊर्जा सुरक्षा बताया था। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। आठवां आपको मैंने नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास बताया था, मतलब इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और नौवां मैंने आपको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बताया था। तो इन चीज़ों, ये 9 चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल आसानी से देखिए। मैं आपको बस इन 9 चीज़ों के अंदर जो जिस्ट है, जो आपके बहुत अच्छे से काम आ सकता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, पहला क्या था हमारा? पहला ये था हमारा कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। क्या है? कृषि में उत्पादकता और, अगर आप इन दोनों वर्ड को समझ जाएंगे, अनुकूलनीयता और उत्पादकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसके अंदर चीज़ें आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक खेत है, ठीक है, ये 1 हेक्टेयर का खेत है दोनों, ये एक है पंजाब में, ये एक है यूपी में, ठीक है। इसमें बोया गया क्या? धान। इसमें बोया गया धान। अब इस 1 हेक्टेयर खेत से मैंने निकाले 100, 1000 किलो, 1000 किलो मैंने यहाँ से धान उगाया। इसने यहाँ से उगाया कितना बता दें, 800 किलो, ठीक है। इसने 1000 किलो उगाया, इसने 800 किलो उगाया। अब आप बताइए कि इसने 1 हेक्टेयर खेत से 1000 किलो, 1000 किलो धान उगा लिया, और ये यूपी वाले ने इसी 1 हेक्टेयर से 800 किलो धान उगाया। तो ज़्यादा किसने उगाया? इसने उगाया। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई? इसकी ज़्यादा हुई। मतलब कि कौन, मतलब किसी भी कम क्षेत्र से, मतलब जो आपके पास मिनिमम रिसोर्सेस है उसमें से ज़्यादा क्या करना? प्रोडक्शन करना। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। मतलब आप कम समय में कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, ये प्रोडक्टिविटी है आपकी। 10 घंटे लेके तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन 1 घंटे में आप क्या उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। फिर अनुकूलनीयता। अब अनुकूलनीयता का मतलब ये है कि जैसे देखिए, गर्मी, बरसात, ठंड, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, क्या वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहा है? तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो जो हमारे बीज होंगे, जो कृषियाँ होंगी, जो मिट्टी होंगी, क्या उस गर्मी को, उस बरसात को, उस लेवल की ठंड को सह पा रही हैं, झेल पा रही हैं? अगर नहीं कर पाएँ तो उस हिसाब से बनाना है। तो ये 2 चीज़ें बस आप कीवर्ड ध्यान रखिए, और इसी कीवर्ड से आपका यहाँ पे इसके अंदर जो चीज़ है वो कवर अप हो जाएगी। तो देखिए, इसके अंदर चीज़ हम देखते हैं। पहली चीज़ इसके अंदर जो हमें मिलेगी वो ये है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु, ठीक है। तो R&D, जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें आत्मनिर्भरता लानी है, ठीक है। अब आत्मनिर्भरता लानी है तो किस चीज़ पे लानी है? वो हमें लानी है तिलहन, जिसमें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो सरसों, मूंगफली बोले तो ग्राउंड नट्स, तिल, सोयाबीन, हम आज भी क्या है, बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी है ताकि तिलहन उत्पादन हमारा बढ़े। अब नई किस्मों की शुरुआत करनी, तो नई किस्म कुछ लाएंगे। तो नई किस्म कैसे लाएंगे? जिसमें हम 32 जो होंगी किस्में, तो कृषि के क्षेत्र में, मतलब जो खाद्यान्न हो गया, नकदी फसल हो गया, इस क्षेत्र में 32 कृषि फसल की किस्में, इसके अलावा 109 नई हाई यील्ड वैरायटी की बागवानी किस्में हम लेके आएंगे।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा हमें सहकारी क्षेत्र का विकास करना है, सहकारी क्षेत्र, ताकि कृषि का अच्छा डेवलपमेंट हो सके, सहकारी क्षेत्र में विकास करना है। ठीक है, इसके अलावा सब्जी उत्पादन और बाजार श्रृंखला, तो हमें जो उपज है उसका संग्रहण करना, जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो सब्जी उत्पादन और बाजार श्रृंखला, मार्केट चेन, तो ये कैसे बनेगा, जब हम जो भंडारण है उसको, उस फैसिलिटी को अच्छा बनाएंगे या बेहतर बनाएंगे और बढ़ाएंगे तो होगा। इसके अलावा हमें इसमें भंडारण के साथ साथ हमें आपका विपणन हो गया, साथ ही साथ में जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सहायता से हमें क्या करना है कि जो ये भंडारण है, विपणन है, इनको बेहतर बनाना है। साथ ही में हमें इस क्षेत्र में क्या करना है, इस क्षेत्र में हमें स्टार्टअप्स लाने हैं कि जो सजेस्ट करें या फिर जो इस तरीके की चीज़ें करें कि भाई जैसे ज़ोमैटो वोमैटो चलता है, तो ऐसे ही कोई स्टार्टअप हो जो बोले कि हम इतने समय के लिए आपके इसको स्टोर करके रखेंगे, आप हमको इतना चार्जेस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब चीज़ें। तो प्राकृतिक खेती तो अगले 2 वर्ष में, मतलब 2024 बजट आया ये, 2024-25 और 2025-26, मतलब 2 वर्ष में, मतलब अभी ये दूसरा वर्ष चल रहा है, तो अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ किसान जो हैं, 1 करोड़ किसानों को क्या करना है, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित करना है। किसमें प्रशिक्षित करना है, ताकि नेचुरल फार्मिंग के बारे में जान सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेंगी और ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें आप 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल याद रखिए। पहला, जिसमें डेटा दिख जाए उसको तो आप भूलिए ही नहीं। पहला ये कि ये वाला, ठीक है, फिर दूसरा ये वाला तिलहन सरसों में, फिर ये वाला नेचुरल फार्मिंग वाला, अगर 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को ट्रेन करना है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, तो दूसरा जो टॉपिक था हमारे पास, वो दूसरा था रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार एंड कौशल प्रशिक्षण। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आपको देखना है कि जो औपचारिक क्षेत्र है, फॉर्मल एरिया है, उसमें रोजगार बढ़ाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में फर्स्ट टाइम में 3 किस्तों में पैसे देने हैं। कैसे देखिए क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करना है, ताकि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से ये होगा कि लोग टैक्स पे करेंगे, लोगों के पास इतनी इनकम आएगी कि वो टैक्स दे सकें। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलेगा। दूसरा, जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब करता है उसको प्रोविडेंट फंड वगैरह ही मिलता है, तो उसकी भविष्य निधि भी सुरक्षित रहती है। तीसरा, उसको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होती है, तो उसके पास परचेसिंग पावर आती है। चौथा ये होता है कि टैक्सेशन अच्छा खासा बढ़ता है देश का, तो जो 4% 5% लोग आसमान टैक्स दे रहे हैं वो बढ़ेगा, तो जब वो बढ़ेगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टैक्स का जो अमाउंट होगा वो आएगा और डेवलपमेंट उससे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें करनी है। तो औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाना है, औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ाना है। अब ये रोज़गार बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में, अब जिसको मान लीजिए औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार बढ़ा, अब किसी को औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार मिल गया, ठीक है, उसको औपचारिक, तो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार मिलने पर, मतलब सो अगर फर्स्ट टाइम औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार मिलने पर क्या होगा, उसे 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है।
दूसरा इसमें इसमें क्या प्रोविज़न था, दूसरा इसमें ये है कि जैसे महिलाएं बाहर जॉब करती हैं या फिर वो ऐसी जगह पे जॉब कर रही हैं जहाँ पे रहने के अच्छे स्थान नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पे महिला हॉस्टल की स्थापना करनी है। ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, शिशु गृह बनाने हैं। जैसे कोई महिला कहीं जॉब कर रही है तो शिशु गृह वहाँ होंगे, उसको स्तनपान कराना है या फिर बच्चा छोटा है उसकी केयर करने को समय के लिए, तो शिशु गृह बनाए जाएंगे ताकि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है जॉब में वो बढ़े। आप देखते होंगे, आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहाँ पे स्लीपर या थर्ड एसी या सेकंड एसी जिसमें भी आपकी टिकट है, तो वैसे उस वैसे ही कक्ष आपको स्टेशन में प्लेटफॉर्म मिलते होंगे। तो आप देखते होंगे वहाँ पे शिशु स्तनपान गृह बने रहते हैं, क्रेच हाउस बने रहते हैं। तो वो उसी तरीके से ऐसे ही कहाँ किया जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा ऑफिस वगैरह में। ठीक है। इसके अलावा घरेलू हायर एजुकेशन के लिए, घरेलू हायर एजुकेशन के लिए इसका मतलब यह है कि देश के अंदर ही ₹10 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए क्या हो रहा है, तो प्रशिक्षण के लिए ये होगा महाराज कि पहला तो 20 लाख युवाओं को, कितने, 20 लाख, कहाँ गया, 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में ट्रेन करना है। 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित करना है। अब वो जिस फील्ड में करना है, चाहे वो सोलर टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, उन क्षेत्रों में इसको ट्रेन करना है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा ये करना है इसमें कि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव के साथ हमें क्या करना है कि हब एंड स्पोक हब एंड स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना है। 1000 औद्योगिक संस्थानों का क्या करना है, उन्नयन करना। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब देखिए, जैसे ये होता है, ये हब हो गया, ये स्पोक हो गया। मतलब भाई साहब, यहाँ आसपास उन चीज़ों की फैक्ट्रियाँ भी हों और यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन चीज़ों के लिए कौशल शिक्षा ये सब प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा और क्या इसमें है, उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको मैच करना। अब चल रहा है एआई, अब आप उसको पढ़ा रहे हैं पास्कल, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो एआई का ज़माना चल रहा है, तो मशीन लर्निंग ये सब चीज़ों को का कोर्स डेवलप हो। ठीक है, इनका कोर्स डेवलप होगा तब तो आदमी जो उस क्षेत्र में एआई के क्षेत्र में कुछ पढ़ पाएगा, काम कर पाएगा आगे। तो एआई एमएल मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जब ढेर सारी जो चीज़ें हैं, तो जो मार्केट में डिमांड हो रही है जिस तरीके की जॉब की, उस चीज़ के लिए क्या करना, उस सिलेबस का उसके अनुरूप होना। तो ये है हमारा दूसरा वाला टॉपिक हुआ। अब हमारा इसी में जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, समावेशी एचआरडी या मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है, समावेशी एचआरडी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। क्या चीज़ क्या बोल रहा है ये समावेशी एचआरडी एंड सामाजिक न्याय, क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है ना, उन जगहों को तो घुसेड़ दिया जाता है बजट में। तो इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश सब शामिल है। ठीक है, अब बिहार में और वेस्ट बंगाल में आने वाले समय में इलेक्शन है। बिहार में तो इसी साल है और वेस्ट बंगाल में तो एक आध साल बाद की बात तो है। तो ये तो है ही है। आप बजट में खोल के देखिए, तमिलनाडु और बिहार के लिए इस साल बहुत सारी चीज़ मिली होंगी। ठीक है, तो इसमें है एक पूर्वोदय करके कॉन्सेप्ट है,
पूर्वोदय, जिसमें लिखा है विकास भी और विरासत भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है इसमें, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत, अब देखिए सब आपको स्कीम भी पता चलती जा रही है, उन्नत ग्राम अभियान। साथ ही साथ में आपको मतलब ये जो मैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना उसके लिए मोदी बोल रहा है। तो पूर्वोदय मतलब विकास भी और विरासत भी में इसमें क्या बोल रहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना है ये, जो पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए, जहाँ पे जैसे रिसोर्सेस हैं लाइक मिनरल्स हैं, मैं ठीक है, जैसे तो आप झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ऐसे निधि संपन्न राज्यों के लिए जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ये सब शामिल हैं। तो बिहार, झारखंड, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं, ये बिहार मतलब सॉरी 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 तो जैसे आप पाएंगे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन क्षेत्रों में क्या कर, ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक निधि संपन्न राज्य हैं, ठीक है। तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए ये योजना बनाई गई है, क्या, पूर्वोदय योजना। और इन इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा अच्छे तरीके से, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में 63,000 जो गांव हैं उनको कवर करते हुए आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। तो 63,000 जो गांव हैं इनको कवर किया, मतलब टोटल 63,000 नहीं है, इन 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा जहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके सोशल इकोनॉमिकल जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ में क्या किया जाएगा, 5 करोड़, मतलब इससे क्या होगा, 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ होगा, मतलब 5 करोड़ जो ट्राइब्स हैं उनको लाभ मिलेगा। ये दो चीज़ें हुई इसमें, ठीक है। तीसरा क्या है, महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन करना। तो वुमेन एंड आप यहाँ पे जो बालिकाएं हैं उनके लिए 3 लाख करोड़, ठीक है, रुपए 3 लाख करोड़ का प्रावधान करना है ताकि इनका क्या हो सके, इनके लिए जो योजनाएं चल रही है उसमें इतना पैसा डालना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100+ जो ब्रांचेस हैं वो ओपन होंगी, जी ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है, हाँ बस बाकी उतना ज़्यादा इस पे वो नहीं है। आंध्र प्रदेश को लेकर के है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, तो 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी। और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना, मतलब पोलावरम परियोजना जो वहाँ चल रही है उसको पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम 54 औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसी आवश्यक संरचना जो है ये पूरी होगी। तो बेसिकली ये जो इतना मैंने लिखवाया, पूर्वोदय और पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान और वुमेन और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 से अधिक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस खोलनी, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा हमारा ये है विनिर्माण और सेवा होगा, हाँ ये हमारा विनिर्माण एंड सेवा। अच्छा, तो इसमें हमारा क्या शामिल है, इसमें हमारा शामिल है जो विनिर्माण क्षेत्र में हम एमएसएमई के लिए
ऋण गारंटी योजना जो है सब शामिल है। तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ना, तो विनिर्माण क्षेत्र में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इनके लिए देखिए ऋण तो दिया जाएगा पर गारंटी ऋण, कि अगर ये नहीं चुका पाए तो सरकार इनको चुका देगी ऐसा। इसके अलावा इसमें क्या करना है, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल अपनाया गया है। एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल, ठीक है। अब आपको जैसे पता होगा मुद्रा योजना थी, तो उसमें जो ऋण था, जैसे मैं बताऊं आपको, मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना में ऋण दिया जा रहा है, तो 3 कैटेगरी का ऋण दिया जाता था, जिसमें तीसरा कैटेगरी का ऋण होता था तरुण, तो शिशु, अरुण, तरुण ऐसा कुछ होता था। तो जो तीसरा होता था तरुण होता था। तो तरुण में क्या होता था, पहले होता था कि मैक्सिमम जो है तरुण में पहले 10 लाख तक, मतलब मैक्सिमम होता 10 लाख तक मिलेगा, पर बजट 2024-25 में किया गया कि अब जो है 20 लाख तक मैक्सिमम लोन मिल जाएगा मुद्रा योजना में, ठीक है, ये करना है। इसके अलावा ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा, ये कोई मतलब का नहीं है। स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता, ये भी कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पे हमारा काम का चीज़ क्या है कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क, अच्छा इंडस्ट्रियल पार्क कौन बनाएगा, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत क्या होगा, 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा क्या किया जाएगा, जो इंटर्नशिप है उस पर फोकस किया जाएगा। कैसे, जो 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। 5 वर्ष की अवधि, 1 करोड़ युवा और 500 कंपनियां, तो इन 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में क्या कराना है, इंटर्नशिप कराना है। साथ ही साथ में सीएसआर निधियों के माध्यम से, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सीएसआर निधियों की सहायता से प्रतिमाह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 की एककालिक सहायता देनी है, ठीक है। तो 5,000 रुपये भत्ता आप याद रखिए, ये सीएसआर से उठाया जाएगा। तो विनिर्माण और सेवा में ये करना है, तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी देना है, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल अपनाना है। मुद्रा योजना के तहत जो तरुण श्रेणी आती थी, जिसमें पहले 10 लाख तक का लोन मिलता था, अब 20 लाख तक का हो गया है। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, कितने, 12। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत ये पार्क बनाए जाएंगे। फिर इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो फंड निकलता है उसकी सहायता से 5,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा इन्हें युवाओं को। ये हमारा यहाँ पे था आपका विनिर्माण और सेवा। अब अगला है हमारा शहरी विकास। 5वें नंबर पे हम देखेंगे शहरी विकास के बारे में। तो शहरी विकास क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। शहरी विकास में बोला जा रहा है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है, ठीक है, महिला द्वारा खरीदी संपत्ति पर रजिस्ट्री में छूट मिलेगी, ठीक है। अभी भी आप देखिए, जैसे एमपी में अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो 13% के आसपास लगती है अगर पुरुष के नाम पे हो रही है, और 8% के आसपास लगती है अगर महिला के नाम पे हो रही है। तो अगर आप बहुत बड़ी संपत्ति खरीद रहे हैं तो 5% का जो गैप है बहुत होता है, ठीक है। 10 लाख का 5% भी 50,000 के आसपास हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि
जो स्टाम्प ड्यूटी है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, महिला द्वारा खरीदी संपत्ति पर रजिस्ट्री में छूट मिल रही है। महिला को रजिस्ट्री पर छूट, बस इतना से समझ जाइएगा। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, स्ट्रीट मार्केट। अच्छा, क्या है स्ट्रीट मार्केट भाई? तो स्ट्रीट मार्केट में हो रहा है कि चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना। अब देखते होंगे ना कि कहीं भी शहरों में, जैसे आप इंदौर में ही रहते हैं मान लीजिए, अब आप भोलाराम से निकल जाइए, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो मतलब क्या ही बोला जाए, लेकिन आप छप्पन जाइए, एकदम व्यवस्थित दोनों ओर दुकानें हैं, यहाँ बीच में बढ़िया खड़े होने की जगह जगह है, बढ़िया हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से व्यवस्थित है तो अच्छा भी लग रहा है, साफ़ सफाई भी रहती है, एक जिम्मेदारी भी रहती है कि इस दुकान वाली जिम्मेदारी ये है कि इतना एरिया तो उसको साफ़ रखना है, इसकी है कितना रखना है, इसकी है कितना रखना है, तो पूरा एरिया साफ़ रहता है। वहाँ बना हुआ है तो अनियंत्रित है, कोई कभी भी खोल लिया, कोई कहीं भी ठेला ला के घुसाड़ दिया, ये सब चीज़ चलता है। तो चयनित नगरों में मतलब क्या किया जाएगा, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट, 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करेंगे। ठीक है, मतलब 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब, इसको विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अगला है जल प्रबंधन। अच्छा, जल प्रबंधन में क्या आएगा, इसमें जल की पहले तो पानी पहुंचाना है, इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट करना है, इतना पानी नहीं है ना शहरों में कि हर बार नया आ जाए। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा ये करना है कि जो आवास संबंधी आवश्यकता है उस पर ध्यान देना है। ये कैसे ध्यान दिया जाएगा, ये ऐसे ध्यान दिया जाएगा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 इसको विकसित किया जाएगा और 1 करोड़ शहरी गरीबों की आवश्यकता पूरी की जाएगी घर की। ठीक है, तो इसमें 1 करोड़ शहरी, 1 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ शहरी गरीबों को घर जो है प्राप्त होगा। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करा जाएगा। ठीक है, इसका बजट कितना होगा, 10 लाख करोड़ इसका बजट होगा। और अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए समाजकारी नीतियाँ तथा विनियमन लागू किया जाएगा। तो वो सब उतना खास नहीं है, बेसिकली इतना है कि शहरी विकास होगा, स्टाम्प ड्यूटी जो होगी उसमें महिला को रजिस्ट्री पर छूट मिलेगी, स्ट्रीट मार्केट बनाए जाएंगे, जल प्रबंधन किया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा और आवास संबंधी आवश्यकता। तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 चलाई जाएगी, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा, जिसमें 1 करोड़ शहरी गरीबों को घर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है क्या, ऊर्जा सुरक्षा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा में क्या है, ऊर्जा सुरक्षा में ये है कि नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल करनी है। मतलब यही है कि एटॉमिक एनर्जी जो है, एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी में निजी क्षेत्र के साथ पहल करनी है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे अभी बात चली थी ना कि बड़े बड़े डैम बनाने की जगह छोटे छोटे डैम बनाए जाए, तो छोटे छोटे लघु रिएक्टर की स्थापना की जाए, बड़े बड़े तारापुर और ये मतलब आपका जो और ढेर रावत भाटा, इस टाइप से ऐसे बड़े बड़े ना बना कर छोटे छोटे रिएक्टर बनाए जाए। दूसरा,
भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास करे, तो इस क्षेत्र में R&D किया जाए। ठीक है। दूसरा, ऊर्जा लेखा परीक्षा। अब ऊर्जा लेखा परीक्षा का मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग की बात चल रही है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं, इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी फॉर यूजिंग स्वच्छ ऊर्जा। इसके अलावा 60, ये हटा दीजिए। इसके अलावा और क्या होगा, तो इसमें एक चीज़ और है, AUSC ताप विद्युत संयंत्र। इसका मतलब ये है एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र। इसमें क्या है, इसमें आपका NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिल करके एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले, ठीक है, NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखिए, भेल बिजली प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन भेल ट्रांसफार्मर वगैरह बनाता है, और NTPC करता है बिजली प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें और क्या है, इसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। तो इसमें कुछ स्कीम जो आ रही ना, मैं उसको आपको अलग से और बता दूंगा अभी एक बार, तो आपको याद आ जाएगी। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपको याद होगा कि जब 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी के कुछ दिन बाद ही अयोध्या से इन्होंने, मतलब मोदी जी ने इसे शुरू किया था। इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या याद रखना है, आपको 3 चीज़ याद रखना है। पहला, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली। ठीक है। दूसरा, 300 यूनिट तक प्रति माह। इसके अलावा अभी तक जो है 1.28 करोड़ क्या हो चुके हैं, इसके लिए पंजीकरण हो चुके हैं, और 14 लाख आवेदन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया 1.28 करोड़, 14 लाख एप्लीकेंट्स हैं इसके लिए। तो ये आपको इसमें ये चीज़ ऊर्जा सुरक्षा वाले में ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगला हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में। इसमें हमको क्या ध्यान देना, इसमें हम 2 चीज़ और पढ़ेंगे। एक इसमें हम पढ़ेंगे सिंचाई, और एक इसमें हम पढ़ेंगे पर्यटन। और इसमें हम जो हमें बेसिकली अभी समझना है वो ये समझना है, 3 चीज़ इसमें सबसे मेन अभी ध्यान देनी है कि 11,111 मतलब 11,11,111 करोड़ का अवसंरचना के लिए प्रावधान किया गया है। ये GDP का कितना परसेंट है, ये GDP का 3.4% है। ठीक है। दूसरा, संसाधन आवंटन को सहायता देने के लिए राज्यों को, मतलब हम राज्यों को क्या करेंगे, राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण जो है वो प्रदान करेंगे। तीसरा, 25,000 ग्रामीण बसाहटों को क्या देंगे,
12 सड़कें प्रोवाइड करेंगे। किसके तहत? अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th चरण के द्वारा ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए हम कुछ करेंगे भाई। सिंचाई के लिए क्या करेंगे, या बाढ़ जो आती है उसके लिए क्या करेंगे? तो जो कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे फंड प्रोवाइड कराना है। किस लिए? ताकि जो नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें आपका देखिए कोसी से हर साल बिहार में आती है बाढ़। अभी तो आपको खबर आ नहीं रही, लेकिन जल्दी आ जाएगी। बिहार में चुनाव है, इसलिए बाढ़ भी नहीं आ रही है। तो कोसी मेची भगवान करे ना आए, लेकिन अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है जो, एंड जो 20 अदर्स परियोजना है, इसके लिए 11,500 करोड़ का बजट रखा गया है। करोड़ से नीचे तो कुछ बात ही नहीं हो रही। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। तो असम में देखिए हर साल ब्रह्मपुत्र से बाढ़ आती है, असम, सिक्किम में भी आती है, और आपका उत्तराखंड में तो पूछी ही नहीं थी कितनी बाढ़ आती है। तो इन्हें बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता देना है। तो यहाँ पे बाढ़ का प्रबंधन करना है, बाढ़ प्रबंधन हेतु फंड करना है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास, अभी आपने सुना होगा सतलज रिवर, इन सब में बाढ़ आई, तो हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु सहायता करनी है। ठीक है, अब इसी में एक सेक्शन जुड़ा हुआ है, वो है आपका पर्यटन वाला। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर है, उसी के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास करना है। किसका किसका बोल रहा है? देखिए बाबा काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, कहाँ है ये भाई? ये आपका है काशी में। काशी कहाँ? बनारस, बनारस कहाँ? यूपी में। तो इसी की तर्ज पे हमें क्या करना है, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। अब ये जो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गया, बिहार में। वहीं आपका जो महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है, वो आपका कहाँ पड़ता है? वो भी आपका बोध गया में ही पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। महाबोधि से ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ पे गौतम बुद्ध को। तो ये भी आपका, अब देखिए सब बिहार बिहार में मिलेगा भाई साहब आपको। ठीक है, चुनाव जो है। इसके अलावा क्या करना है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास करना है। तो ये राजगीर कहाँ है? ये भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी ना। ठीक है, तो पहली मीटिंग ये थी ना बौद्धों की। ठीक है, जो बन रहा, तो राजगीर क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन, इन तीनों के धार्मिक मतलब महत्व का स्थल है ये। तो राजगीर का हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के लिए धार्मिक महत्व का स्थल है, तो उसका विकास करना है। अब देखिए जो कॉरिडोर वाली बात बोला ना, तो अगर आप महाकाल कॉरिडोर गए होंगे जैन वाला, तो उसी को देख के आप समझ जाइए कि वो किस सेंस पे बात करना चाहता है। मतलब वो रहता है ऐसा कि ऐसा बीच में मंदिर है, फिर चारों ओर से अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी, फिर इन चारों ओर पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास सुविधा होगी, यहाँ पूरा पार्किंग बना होगा। ठीक है, यहाँ पूरा विशाल प्रांगण बना होगा जिससे आप मंदिर के अंदर तक पहुंच सकते हैं, फिर आसानी से एग्जिट होगा, आसानी से एंट्री होगा। इस टाइप से कॉरिडोर बने हुए रहते हैं। वही चल रही वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात, जो बांके बिहारी वाला है, जिसको चल रहा है लेकर के विवाद।
ठीक है। इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय, सब बिहार भाई साहब। बताइए, आप बोलिए। जहाँ जहाँ बिहार आ रहा है समझ जाइए इलेक्शन है। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने में तो नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। तो भाई अभी मोदी जी कुछ समय पहले गए भी थे, तो गौरवशाली जो विकास है तो वो उसको रिटर्न करना है या उसको स्थान दिलाना है गौरवशाली विकास में। इसके अलावा और क्या करना है, इसका इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये नहीं कि इस लेवल की यूनिवर्सिटी हम बना लें, उसको पर्यटन स्थल बना देंगे कि एक समय था जब हमारे यहाँ तो वो तो तब कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम उसको पर्यटन स्थल क्यों बना रहे हो। फिर उड़ीसा को सर्व उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य, मनोरम समुद्र तट के विकास की सहायता करनी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप लिख दीजिए उड़ीसा का पर्यटन में विकास करना है। ठीक है, ये हो गया 7वां पॉइंट हमारा। अब हमारा 8वां पॉइंट है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 8वां है हमारा नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। तो भाई साहब राष्ट्रीय अनुसंधान निधि प्रारंभ की जाएगी। दूसरा इसमें क्या किया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और प्रवर्तन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। समझ रहे हैं, वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा 1,000 करोड़ का फॉर स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला है इसी में हमारा, इसी में नहीं मतलब नेक्स्ट 9वां है सबसे लास्ट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि हमें ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य करने हैं। जैसे कि क्या करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर लिख दूंगा। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग आप जान रहे हैं, तो जो भू अभिलेख हैं, जो आपके मतलब आपने पट्टा, ज़मीन, फलाना ढिकाना सब चीज़ें, कहाँ किसकी ज़मीन है, ये सब कुछ जो है उसमें रहेगा। जैसे अगर आप एमपी भू लेख करके ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें ढूंढनी है कि आपके बगल में किसकी ज़मीन है, तो आपको मिल जाएगा। खसरा खतौनी नंबर पता हो तो ही मिल जाएगा, नाम पता है तो भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो कैडेस्ट्रल मानचित्र है उनका डिजिटलीकरण करना है। इसके अलावा भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान अथवा भू आधार होगा, संख्या होगी एक। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें पहला पॉइंट यह है कि ग्रामीण शहरी भूमि संबंधी कार्य, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले तो ये किया जाएगा कि जीआईएस मैपिंग की जाएगी शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, साथ ही जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा उसे। इसके अलावा और क्या होगा, जो भूखंड होंगे उनकी पहचान संख्या होगी।
भूखंड होंगे, उनकी पहचान संख्या होगी, जैसे आधार नंबर होता है ना हमारा, वैसे टाइप से, तो इसको भू आधार बोला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि इसके अलावा इसमें ध्यान दिया जाएगा किस चीज़ में, एफडीआई, और जैसे एफडीआई है और निवेश बढ़ाना है हमें, तो एफडीआई एंड ओवरसीज निवेश को बढ़ाना है जैसे, तो इसके लिए हमें एफडीआई को लाने के लिए और सरल बनाने के लिए भारतीय रुपये का यूज़ करना है। ठीक है, भारतीय रुपये का यूज़ करना है, मतलब एफडीआई को सरल बनाने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। तो भारतीय रुपये का यूज बढ़ाने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है, एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो एनपीएस वात्सल्य शुरू करना है। इसमें क्या होगा, जो माता पिता हैं और जो अभिभावक हैं वो अंशदान करेंगे, किसके लिए, अवयस्कों के लिए। वयस्क होता है 18+, अवयस्क होता है 18 से नीचे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 वर्ष से कम उम्र वाले हेतु लोगों के लिए। ठीक है ना, और अंशदान कौन देंगे, पेरेंट्स देंगे या फिर गार्डियन देंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, डेटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रबंधन करना है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जो डेटा है उसका बेहतर क्या करना है, कलेक्शन करना है, कलेक्शन कर लिए तो संग्रहण करना है, संग्रहण कर लिए तो उसका प्रसंस्करण करना है, प्रसंस्करण कर लिए तो इसका प्रबंधन करना है। ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने देखी किसमें, हमारे इस टॉपिक में, जिसमें हमने 9 चीज़ें, जो 9 प्रायोरिटी थी वो हमने देखी। अगर मैं आपको एक बार और विकसित भारत वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, अगर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें, ठीक है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैंने आपको बताया विकसित भारत। इसमें मैंने बोला कि 2021 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान मंच से मोदी जी ने लाल किले के मंच से बोला कि भाई हमें विकसित भारत बनाना है। ठीक है, अमृत काल में प्रवेश करना है, तो विकसित भारत हमें 2047 तक बनाना है। और 2022 में जब हमारा देश 75 साल का हो जाएगा, तो इस 25 साल का जो ये बीच में गैप आएगा, इस 25 साल के दौरान हमें विकसित भारत का कॉन्सेप्ट जो है, मतलब विकसित भारत जो है बनाना है हमें। ठीक है। तो फिर एक चीज़ और आई कि 2020 में 1920 में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे। 2020 के दशक में हम लड़ रहे हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, अकौशलता से, और इन सब चीज़ों से लड़ करके हमें एक विकसित भारत को डेवलप करना है। ये सब हमने देखा। हमने भी ये भी देखा कि विकसित भारत के लिए लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा गया, कि हमें नवाचार और जो प्रौद्योगिकी है उसमें अच्छा करना है। इसके अलावा हमने देखा कि पर्यावरणीय संवहनीयता हासिल करनी है। इसमें हमने देखा सामाजिक कल्याण प्राप्त करना है। इसमें हमने देखा कि मानव संसाधन विकास करना है, या फिर हमने मानव का विकास करना है, ये देखा। ठीक है। हमने देखा कि इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम इसको 18 से 20,000 डॉलर करनी है, इसको जीडीपी करनी है 30 ट्रिलियन डॉलर करनी है। ठीक है। हमने देखा इसको जीवन प्रत्याशा 84 पहुंचानी है। हमने देखा कि इसको शहरी विकास करना है। ठीक है। और हमने देखा कि इसको ग्रामीण शहरी अंतर है, इसको कम करना है। हमने देखा कि इसको मैन्युफैक्चरिंग
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है। साथ ही हमने ये भी देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी में आत्मनिर्भरता हासिल करनी और ज़्यादा, ये सब हमने देखा। अब हमने चुनौतियाँ भी देख ली थी, हमने भी देख लिया था कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। हमें क्या देखना है मोस्टली, हमें मोस्टली देखना है अभी इधर पे कि जो बजट 2024-25 आया, तो इसमें 9 प्राथमिकताएं दे दी गई। तो जो 9 प्राथमिकताएं थी, अगर हम उस पर नज़र डालें, जिसको ही हमने आखिरी में बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा, तो आप पाएंगे कि जो 9 प्राथमिकताएं हैं, तो उसमें पहली क्या है आपकी, पहली है आपकी कि आपको कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता लानी है। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको रोजगार और कौशल प्रशिक्षण हासिल करना है। ठीक है। तीसरा क्या करना है, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय हासिल करना है। चौथा क्या करना है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बेहतर करना है। फिर हमने देखा कि शहरी विकास करना है। ठीक है। ये कितने होगा, 1 2 3 4 5। अब छठवां फिर हमने देखा कि भाई ऊर्जा की सुरक्षा करनी है, ऊर्जा सुरक्षा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। और क्या आया, अब संरचना निर्माण आया, जिसमें हमने देखा था 111 करोड़ रुपए प्रावधान। फिर हमने देखा कि इनोवेशन, नवप्रवर्तन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाना है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करने हैं। ये हमने 9 चीज़ें देखी। फिर एक चीज़ और हमने देखी थी इसी में ही, बजट वाले में ही, कि इसने बोला कि भाई देश में जो है 4 जातियां हैं। ठीक है, 4 कास्ट हैं देश में, जिसमें से सबसे पहली है गरीबी, और सबसे बड़ी कास्ट गरीबी है। गरीब और सबसे गरीबी हो गया, सॉरी गरीबी नहीं, गरीब। ठीक है, युवा हो गया, और महिलाएं हो गई, और किसान हो गए, अन्नदाता। ये 4 जातियां हैं भारत में। ठीक है। अब देखिए जो कुछ इनके अंदर जो हमने पढ़ा था, उन जैसे जो 9 प्रायोरिटी हमने पढ़ी थी, अगर उसका एक मैं आपको सार बता दूं जल्दी से, तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता की बात करें, तो ये बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ताकि जलवायु अनुकूल किस्में विकसित हो जाएं। आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे तिलहन में, सरसों में, मूंगफली में, तिल में, सोयाबीन में, ताकि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े। नई किस्म डेवलप करेंगे हम 32 कृषि फसलों की और 109 नई हाई यील्ड वैरायटी वाली बागवानी किस्मों की। सहकारी क्षेत्र में विकास करेंगे ताकि सहकारी कृषि को बढ़ावा मिले और उत्पादकता बढ़े। सब्जी उत्पादन करेंगे और बाजार श्रृंखला विकसित करेंगे ताकि भंडारण बढ़े, वितरण बढ़े। इसमें हम फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेंगे, स्टार्टअप्स का सहायता लेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे और अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को ट्रेन करेंगे। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में क्या करेंगे कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाएंगे और पहली बार औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिलने वाले व्यक्ति को 3 किस्तों में 15,000 तक एक माह का वेतन देंगे, मतलब 5-5 हज़ार करके। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे ताकि वो किसी भी क्षेत्र पर आसानी से रुक के अपनी जॉब कर सकें। शिशु गृह बनाएंगे ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ सके। महिला हॉस्टल पढ़ने के लिए भी हो सकता है। घरेलू हायर एजुकेशन के लिए, मतलब विदेशों में नहीं, देश के अंदर ही हायर एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए 10 लाख तक की छात्रवृत्ति। हायर स्कूल मतलब 12वीं नहीं है, कॉलेज करना, ये सब करना। प्रशिक्षण 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष के अंदर ट्रेन किया जाएगा। 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष के अंदर। ठीक है, मतलब 1 साल में 4 लाख युवाओं को ट्रेन करेंगे। हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड से मैच करे ऐसा सिलेबस बनाया जाएगा। तीसरा समावेशी एचआरडी और सामाजिक न्याय था, जिसमें पूर्वोदय के बारे में बोला गया, विकास भी और विरासत भी। इसमें क्या था कि जो पूर्वोदय के बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं जहाँ पे अच्छी खासी प्राकृतिक संसाधन निधि उपलब्ध है,
इन क्षेत्रों का विकास किया जाना। फिर अगला था प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या था, 63,000 गाँव को कवर करना है, जो ट्राइबल गांव हैं, और उनकी वो जो ट्राइब्स हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिकल स्थिति को सुधारना है, और 5 करोड़ जो ट्राइब्स हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। वुमेन और बालिकाओं के लिए जो स्कीम चल रही है उसमें 3 लाख करोड़ तक का प्रावधान करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांच जो है ओपन करनी है। फिर अगला था हमारा विनिर्माण और सेवा। तो विनिर्माण और सेवा में तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना देनी है। ठीक है, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल बना देना है। मुद्रा योजना में जो 3 कैटेगरी थी उसमें जो तीसरी कैटेगरी तरुण थी, तो तरुण कैटेगरी में पहले 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं राष्ट्रीय औद्योगिक कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम चलेगा जिसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों के अंतर्गत ट्रेन किया जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 5,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 रुपये लिख दिया है, ये 5,000 है, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला है शहरी विकास। तो स्टाम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलेगा, महिला को रजिस्ट्री पर छूट मिलेगी। स्ट्रीट मार्केट चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया जाएगा, इसमें जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन किया जाएगा। आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीबों को घर दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट कंपनियों को लेकर के आएंगे और लघु रिएक्टरों की स्थापना करेंगे, और लघु रिएक्टर कैसे बने इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। ऊर्जा लेखा परीक्षा किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका स्वच्छ ऊर्जा के लिए माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी कि सोलर एनर्जी से, इन सब चीज़ों से आप एनर्जी लेकर के अपना जो कारोबार है वो चलाएं। AUSC ताप विद्युत संयंत्र मतलब एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र बनाए जाएंगे। इसमें NTPC और भेल जो है एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेंगे। साथ ही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई गई 2024 में, जिसमें 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी गई और दी जाएगी। 300 करोड़ यूनिट तक प्रति माह सॉरी 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रति माह बिजली मिलेगी। और अभी तक 1.28 करोड़ मतलब जब ये बजट आया था तो 1.28 करोड़ पंजीकरण हो गए थे और 14 लाख के आसपास आवेदन दर्ज हो गए थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 11,11,111, तो जैसे मतलब 100 वो होगा ना पंडितों को देते हैं उस टाइप से वाला, तो 11,11,111 करोड़ का अवसंरचना के लिए प्रावधान किया गया। ये GDP का 3.4% है। ठीक है, राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना। 25,000 ग्रामीण बसाहटों को 12 सड़कों के द्वारा जोड़ा जाएगा। किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के तहत। इसके अन्यत्र सिंचाई तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना और 20 ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो बाढ़ आ जाती है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन हेतु फंड दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु सहायता दी जाएगी। फिर पर्यटन में क्या किया जाएगा, जो कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी में बना हुआ है, तो उसी की तर्ज पर विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर गया बिहार में और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर भी गया बिहार में बनाया जाएगा। राजगीर हिंदू बौद्ध जैनों का महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसका निर्माण किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका गौरवशाली इतिहास लौटाने के लिए इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। उड़ीसा का पर्यटन में विकास किया जाएगा। ठीक है, फिर इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
तो राष्ट्रीय अनुसंधान निधि प्रारंभ की जाएगी। और वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं वेंचर कैपिटल फंड, और एक होता है एंजल इन्वेस्टर। तो वेंचर कैपिटल क्या होते हैं? जो ऐसे वेंचर्स होते हैं जो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो 1000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, किसके लिए? स्पेस इकोनॉमी के लिए। अब फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, तो ग्रामीण शहरी जो भूमि है उसके लिए कुछ काम करना है, तो जीआईएस मैपिंग किया जाएगा शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। भू खंड जो है उसकी पहचान संख्या होगी, जैसे आधार नंबर होता है वैसे भू आधार होगा। फिर एफडीआई एंड ओवरसीज निवेश बढ़ेगा, तो भारतीय रुपए का यूज बढ़ाने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य 18 वर्ष से कम उम्र वालों हेतु लोगों के लिए अंशदान, जिसमें पेरेंट्स और गार्जियन जो हैं वो क्या करेंगे? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो तो पैसे जमा करेंगे। फिर जो डेटा है उसका बेहतर कलेक्शन करना है, संग्रहण करना है, प्रसंस्करण करना और प्रबंधन करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी किसके बारे में? विकसित भारत के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको बजट के साथ जो पढ़ा गया उसको मर्ज करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।